नमस्कार, ज्ञानस्तु चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा। हम लोग आज पॉलिटी क्लास में देखने वाले हैं कि राज्यसभा की अप्रासंगिकता का मुद्दा। दरअसल हमने पिछली वाली क्लास में देखा था कि लोकसभा और राज्यसभा की तुलनात्मक स्थिति देखी थी हमने कि किन मामलों में लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है, किन मामलों में राज्यसभा लोकसभा की तुलना में थोड़ी शक्तिशाली नजर आती है और किन मामलों में ये दोनों सदन बराबर नजर आते हैं। तो जब हमने ये तुलनात्मक स्थिति देखी थी दोनों सदनों की, तो उसमें हमने पाया था कि राज्यसभा की स्थिति बहुत कमजोर नजर आती है हमें वहां पर कि राज्यसभा सिर्फ मतलब नाम मात्र की लगती रही है। और कुछ फिर हमने बताया था ऐसे मुद्दे भी उठ रहे हैं कि राज्यसभा को खाली खर्चे बढ़ रही है राज्यसभा से। तो ऐसा करके मुद्दा उठ के आता है। फिर जब ये सब देखते हैं कि राज्यसभा की कोई मतलब शक्ति ही नहीं है, राज्यसभा के जो जरूरी बिल हैं, जो जरूरी जैसे धन विधेयक एक बिल जरूरी है, उसमें तो राज्यसभा की स्थिति देखते हैं बिल्कुल कमजोर है, बहुत हालत कमजोर है। फिर संयुक्त बैठक के स्तर पर देखते हैं तो राज्यसभा की जो स्थिति कमजोर नजर आ रही है, तो उसी से एक मुद्दा निकल के आता है कि राज्यसभा की अप्रासंगिकता का मुद्दा है कि राज्यसभा क्या प्रासंगिक बनी हुई है तो वर्तमान में अभी भी। तो ऐसे करके एक मुद्दा उठ के आ रहा है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं सारी क्लास में। दरअसल ये आपको राइटिंग वाली जहाँ पे एग्जाम होगा वहां पे ज्यादा मदद करेगा, और बीच में हो सकता है आपको बस एक दो चीजें जानकारी मिल जाएंगी। ऑप्शन वाले में तो उतना मदद नहीं करेगा, लेकिन हाँ कहीं पे वार्ता हो रही है, कहीं पे डिस्कशन हो रहा है, या किसी भी आपके संस्थान में डिस्कशन इस चीज के रिलेटेड हो रहा है, तो आप उसका उत्तर देने में सक्षम हो पाएंगे वहां पर। और यदि कहीं पे अगर इंटरव्यू वाली जैसी बात है, या फिर कहीं भी आप ऐसी जहाँ पे संस्थान पढ़ रहे हैं जहाँ बहुविकल्पी क्वेश्चन तो आते हैं, एक राज्यसभा का टॉपिक चल रहा है, लेकिन उसके दौरान आप अगर कहीं पे बोल रहे हैं अपने आप को, तो इन तथ्यों के साथ बोलेंगे तो आप थोड़े ज्यादा वजनदार नजर आएंगे वहां पर। ठीक है, तो इसीलिए भी ये मैंने लिख कर दिया, तो आप समझ लें खाली, क्योंकि ये थोड़ा सा दिमाग खोलने की प्रोसेस ज्यादा अच्छी हो जाएगी इसमें, इसलिए मुझे बताना है। वरना तो अगर हम ऑप्शन वाले के हिसाब से पढ़ रहे होते तो उतना ये प्रासंगिक नहीं है ना। लेकिन राज्यसभा तो प्रासंगिक वो भी हम समझ लेते हैं। तो इस वाली क्लास में देखते हैं राज्यसभा की अप्रासंगिकता मुद्दा। और दरअसल ये हमारा मोटिव दोनों है, अगर रिटन एग्जाम हो रहा है उसमें, ऑप्शन वाला एग्जाम हो उसमें, या फिर जो मेन मोटिव है कि आपको सामान्य एक समझ सूझबूझ होनी चाहिए, इसलिए तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, है ना। तो वो देख लेते हैं हम लोग कि राज्यसभा की अप्रासंगिकता का मुद्दा, यानी कि ये मुद्दा उठा भी क्यों, अप्रासंगिकता का मुद्दा क्यों उठ गया था, कि हमने पीछे वाली क्लास में देख लिया था। अब ऐसे कोई पूछ भी बैठता है कि पूछ सकता है आपसे कि ये मुद्दा ही क्यों उठा, कि राज्यसभा क्यों ऐसे अप्रासंगिकता का मुद्दा, अप्रासंगिकता चल रही है, राज्यसभा को हटाने की बात चल रही है, ऐसा क्यों। तो आप बताओ, क्योंकि ऐसे ऐसे अब तुलनात्मक तौर पर देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा को, तो राज्यसभा इन मामलों में बहुत कमजोर नजर आती है, और वाकई है कमजोर इन चीजों में। तो फिर हम देखते हैं ऐसा क्यों। तो ये मुद्दा उठा रहा है, तो आप वो एक पृष्ठभूमि बनाओगे, उसके बाद में ऐसे आ जाओगे कि अप्रासंगिकता के कारण लोग क्यों बता रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएं, एक दूसरे डिस्कस करेंगे कि अप्रासंगिकता के कारण क्या क्या लोग बता रहे हैं। या तो लोग कारण बता देंगे, तब आप कहोगे नहीं ये, और अपनी राय बताओ कुछ। तो इनमें हम तीन एक हेडिंग्स देखेंगे, एक तरीके से समझेंगे तीन तरीके से। पहले क्या देखेंगे कि अप्रासंगिकता के कारण देखेंगे कि कारण क्या क्या चल रहे हैं, किस वजह से कहा जा रहा है कि ये राज्यसभा जो है वो अप्रासंगिक हो गई है। और फिर हम देखेंगे कि क्यों प्रासंगिक है ये, हम ये भी समझेंगे कि क्यों प्रासंगिक है, नहीं हटाना नहीं चाहिए, वो अपनी तरफ से देखेंगे। फिर अंत में कुछ सुझाव है, या फिर राय समझ लो, या निष्कर्ष से कुछ भी समझ लो, अंत में वो थोड़ा सा हम देखेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि कारण क्या क्या पनपे थे जिसकी वजह से ये मुद्दा उठ के आया है। तो कारण जैसे क्या, कि राज्यसभा योग्य व्यक्तियों के लिए, मतलब जब संविधान निर्माताओं ने शुरुआत में, जब संविधान सभा बनी थी या संविधान निर्माताओं ने संविधान बना रहे थे, तो उन्होंने जब राज्यसभा का नाम आया तो उन्होंने वहां पर ये नहीं लिखा था कि राज्यसभा को बिल्कुल नगण्य रखना है और कमजोर रखना है, ऐसा कुछ नहीं था। और उन्होंने कोई बराबर बराबर काम भी नहीं बांटे थे कि लोकसभा और राज्यसभा के बराबर काम बांटे हों, या फिर कोई शक्ति दोनों को बराबर दी हो। दरअसल संघात्मक ढांचा बनाने के लिए, जो हमने बात करी थी ना हम लोगों ने पिछली क्लास में, संघात्मक ढांचा बनाने के लिए इन दोनों की विशेष भूमिका है, किनकी, लोकसभा की और राज्यसभा की। या फिर विधि निर्माण में जरूरी है, तो हमने देखे थे दोनों ही ये विधि निर्माण में अच्छी विधि बनानी है हमें, या फिर संघात्मक ढांचा के तौर पे ये हमने देखा था जो राज्यसभा है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रही है, लोकसभा जन प्रतिनिधित्व कर रही है ना। ये चीज हमने जो देखी थी। एक तरफ हमने फिर ये भी देखा था कि राज्यसभा है वो योग्य व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रही है, और राज्यसभा क्या है, सॉरी लोकसभा क्या है,
जहाँ पे जनता के लोग चुन के आ रहे हैं तो वो जनता वहां पर देख रही है। तो ये चीज जो हमने देखी थी वहां पर, तो उसी के मुताबिक हमने देखा कि संविधान निर्माताओं ने कि एक विधि का निर्माण अच्छा हो सके इसलिए राज्यसभा का चयन बनाया था। और अच्छे से अच्छी विधि के निर्माण के साथ साथ एक संघात्मक ढांचा के हमने जो अपनाया उसको भी सुचारू रूप से चलाए रखे हम लोग, इसलिए ये अपनाया गया था। तो उस टाइम जब बनाया गया था राज्यसभा को संविधान निर्माताओं ने, तो वो योग्य व्यक्तियों के लिए बनाया था। ये जो बात मैं लिखना चाह रहा हूँ, बताया कि राज्यसभा को संविधान निर्माताओं ने योग्य व्यक्तियों के लिए बनाया था। लेकिन अब क्या हो गया है, शुरुआत में तो ऐसा करा गया था, लेकिन अब क्या हो गया है कि जो लोग लोकसभा का चुनाव हार जाते हैं, ठीक, जो लोकसभा को मतलब यहाँ पे चुनाव की जगह आप लोकसभा चुनाव भी लिख सकते हो कि लोकसभा का बड़ा बड़ा आम चुनाव हार जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा से तो मुद्दा निकल के आया, लोकसभा वर्सेज राज्यसभा से, ठीक। तो इनमें क्या है, तो लोकसभा वर्सेज राज्यसभा में जो लोग लोकसभा का चुनाव हार जाते हैं, लोकसभा चुनाव में हारे व्यक्तियों के लिए ये शरण स्थली या फिर शरणागत की जगह बन जाती है, शरण स्थली बन जाती है। यानी कि क्या है, आप बहुत पार्टियों में बहुत नाम ऐसे जानते होंगे, ठीक है, नाम मैं लिखना नहीं चाहता एग्जाम्पल वगैरह, क्योंकि पार्टियों की तुलना क्यों करें हम लोग यार, लेकिन आपको बहुत अच्छे से सब लोगों को पता है कि कई सारे चुनाव मतलब कई सारे कार्यकर्ता पार्टी के ऐसे हैं जो लोकसभा चुनाव तो लड़ रहे हैं और वो हार जाते हैं किसी वजह से, ठीक है, चाहे उनकी जनता में इतनी अच्छी पकड़ नहीं हो या फिर जो भी हो, उनकी कुछ बयानबाजी ऐसी रही हो जिससे लोग प्रभावित नहीं हुए हो, कोई भी वजह रही होगी, लेकिन लोकसभा के चुनाव, लेकिन वो पार्टी में उसकी पकड़ अच्छी है, अपनी पार्टी में अपने दल में उसकी पकड़ अच्छी है, चाहे वो पैसों से लेके चाहे वो उसके इतिहास से लेके कि उसकी पार्टी में योगदान का कैसा है, तो वो उस व्यक्ति की लोकसभा चुनाव में तो हार हो गई, लेकिन पार्टी में पकड़ बहुत अच्छी है। तो चूंकि पार्टी में पकड़ बहुत अच्छी है तो लोकसभा के चुनाव में हार जाते हैं तो उसको राज्यसभा से एंट्री दे दी जाती है, या सब लोग जानते हैं, ठीक है। नाम आप अपने आप खोज लेंगे, और नाम लिखने से बचना भी, नाम लेने से बचना भी, क्योंकि आजकल की इस टाइम की जो स्थिति चल रही वर्तमान में वो ऐसी चल रही है कि यदि आप किसी का नाम ले लेते हैं, यदि मैं मान लो यहाँ पे कोई कांग्रेस के व्यक्ति का नाम बता दूं तो आप लोग समझेंगे कि बीजेपी सपोर्टर हो जाएगा, या फिर कोई, या फिर मैं यहाँ बीजेपी के बहुत सारे सदस्य हैं ऐसे, उनका नाम बता दूं जो लोकसभा चुनाव से हारे हैं और राज्यसभा चुनाव में चले गए। तो ऐसी हर दल की हर पार्टी ने करा है, ये कोई एक पार्टी नहीं कर रही है, ठीक है। या तो पहले कांग्रेस भी धड़ल्ले से करती थी और अब बीजेपी धड़ल्ले से कर रही है, ऐसी इसमें कोई तकलीफ नहीं है कि एक तरफ होकर हम बोल रहे हैं, ये सबके नाम जग जाहिर है, हम लोग देख भी सकते हैं आराम से। तो बस खाली मैं आपको संकेत कर रहा हूँ, नाम मैं लिखने का थोड़ा मन कर रहा था एक बार, लेकिन मैं सोचा कि अभी ऑनलाइन चल रहा है, बच्चों को बता दिया, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए इस चीज के लिए। तो लोकसभा में जो लोग हार जाते हैं, अब क्या है, उनको राज्यसभा में एंट्री करा दी जाती है। राज्यसभा में एंट्री, राज्यसभा से फिर से संसद में बैठना ही बैठना है, यानी कि वो पक्के पे हैं कि तुम हमारा, हम तो बैठ के रहेंगे तब कुछ भी हो जाए। जनता ने उनको अस्वीकार कर दिया कि जनता नहीं चाह रही कि भैया हम भेजें इनको संसद में, लेकिन नहीं, वो कहेंगे हम आ जाएंगे, हम राज्यसभा के थ्रू से आ जाएंगे। और राज्यसभा के थ्रू आपको पता ही कैसे, राज्यसभा में क्या मतलब है, यानी कि अगर राज्य में पकड़ मजबूत है, आपको राज्यसभा का चुनाव पता है कि राज्यसभा में कैसे भेजी जाती है, तो राज्यों से आएंगे और एक दल की पार्टी वहां पे है। अभी देखो एक खेल समझो कि राज्यसभा में क्या है राज्यसभा में चुनाव कहाँ, राज्यसभा के लोग क्या चुन के आएंगे कि जो राज्यों में, जिन राज्यों में आपकी पकड़ अच्छी है, तो राज्यों जो एमएलए होते हैं वो तो चुन के भेजते हैं राज्यसभा में, तो वहां पर उनकी आप पकड़ है तो एमएलए को भेज दिया जाता है कि इनको भेजो इनको भेजो, तो राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। अब चूंकि कई बार ऐसा होता था कि यदि किसी राज्य में आपकी राज्य की सरकार नहीं, जैसे मान लीजिए उदाहरण लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, नाम लेने से बचूंगा ही मैं, बीजेपी की सरकार है इस टाइम, ठीक, केंद्र में लोकसभा चुनाव से कोई व्यक्ति हार गया, और बीजेपी को उसकी उस जो व्यक्ति हार गया है उसकी पकड़ बहुत अच्छी है, पार्टी में अच्छी है, जान पहचान अच्छी है, तो सदन में लाना चाह रहा है, ठीक है, तो उसको राज्यसभा से लेके आएंगे। अब राज्यसभा से लेके आएंगे तो वो जिस राज्य का निवासी है उस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है, और सरकार ऐसी नहीं है कि बीजेपी की कई सीटें ही नहीं है, कुछ ही सीटें हैं जो गिनी चुनी 10-15 के आसपास, जबकि चाहिए बहुत सारी सीट चाहिए होती है, तो बहुत कम सीटें हैं, तो उस राज्य से संभव नहीं है कि उस राज्य से वो व्यक्ति आ जाए। लेकिन हमें पता है लोकसभा का चुनाव आप जिस राज्य के हैं लेकिन दूसरे राज्य से भी लड़ सकते हैं, जाके कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं, जैसे मोदी जी हैं गुजरात के होके वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, कोई तकलीफ नहीं है। राहुल गांधी वायनाड से लड़ते हैं तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन राज्यसभा का पहले क्या था
कि पहले उस राज्य का निवासी होना चाहिए। जो राज्य में व्यक्ति आ रहा है, राज्यसभा में व्यक्ति आ रहा है, वो जिस राज्य से आ रहा है, वो उस राज्य, जिस राज्य की सरकार भेज रही है ना, एमएलए जो यहाँ के उनके भेज रहे हैं, वो उस राज्य का ही होना चाहिए। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर हुआ था 2003 में संशोधन हुआ था आरपीए एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है ना, जन प्रतिनिधि अधिनियम, हमने बात करी थी पीछे हमने बात करी थी जब राज्यसभा पढ़ा था। तो उसमें संशोधन कर दिया गया 2003 में। संशोधन करके क्या लिख दिया गया कि अब ये जो शर्त थी कि राज्यसभा में जो व्यक्ति जाएगा वो उस राज्य का निवासी ही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, मुझे भेजा जाए अगर, ठीक है, तो मैं अगर लोकसभा का चुनाव पहले लड़ रहा था और हार गया, तो अब क्या है, मुझे राज्य लेके जाना तो है सदन में, और मेरी अच्छी खासी पकड़ है, तो मुझे राज्यसभा से एंट्री कराई जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में मान लीजिए बीजेपी की सरकार नहीं है, कतई नहीं है, ठीक है, बीजेपी से हटाओ मुझे, मैं आप उसमें ले लो, मुझे कांग्रेस से ले लो, बहुजन समाजवादी पार्टी से ले लो, किसी से ले लो, तो बहुजन समाजवादी पार्टी की पकड़ बहुत कम है, या आपकी जो आम आदमी पार्टी है उसकी पकड़ बहुत कम है, मुझे उससे एंट्री नहीं मिल पाएगी, बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इस वजह से तो मैं क्या करूंगा, उस राज्य से जाऊंगा जहां पर आम आदमी पार्टी की पकड़ अच्छी है। दिल्ली से चले जाएंगे, दिल्ली में अच्छी पकड़ है, तो दिल्ली से मुझे भेज दिया जा सकता है। लेकिन मैं दिल्ली का निवासी तो नहीं हूँ। लेकिन अब क्या, पहले चलते 2003 से पहले ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि आपको दिल्ली का निवासी होना चाहिए था, तब आप दिल्ली से आ सकते हो राज्यसभा में। लेकिन अब तो कहीं से भी आ सकते हैं। जैसे एक बहुत प्रचलित नाम है, वो ले ले रहे हैं, क्योंकि अब वो राजनीति से हट चुके हैं, दिवंगत हो चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो मैं बताना चाह रहा हूँ खाली, वो पंजाब से, ठीक है, लेकिन क्या था, वो लोकसभा चुनाव एक बार हारे, तो उनको असम से, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से, असम से उन्हें ले लिया, राज्यसभा में एंट्री करा दी थी उनको, ठीक है। हालांकि वो दिवंगत हो चुके हैं, तो इसलिए माफी चाहना, लेकिन उनका नाम लेना मैंने थोड़ा सही समझ लिया। बाकी ऐसे आपको समझ में आना चाहिए। तो क्या था कि जो लोग चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हार रहे हैं, उनको फिर फटाफट राज्यसभा में लाया जा रहा है। लेकिन हमने क्या करा था, हमने राज्यसभा, संविधान निर्माताओं ने कैसे बनाया था कि योग्य व्यक्तियों के लिए बनाया था, कि भाई इसमें योग्य व्यक्ति आएंगे, जो अच्छे अच्छे लोगों को भेजना आपको चुन चुन के। लेकिन 12 तो मनोनयन कर सकते हैं, और उसके बाद में आप अच्छे से चुन के भेजना योग्य व्यक्ति, और विधि निर्माण में हमारा काम करवाएंगे जो, तो वो अच्छा होगा। यानी कि दो चीज ध्यान रखना आपको उत्तर लिखते में, एक तो आपको विधि निर्माण देखना, अच्छा विधि निर्माण हो जाए, ठीक, और दूसरी चीज क्या देखनी है, संघात्मक ढांचा। ये दो लोकसभा और राज्यसभा की जब भी तुलना है, तो आपको इसमें जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक तो अच्छी विधि निर्माण के लिए हमें योग्य व्यक्ति चाहिए होंगे, संघात्मक ढांचा के लिए हमें राज्यसभा चाहिए होगी। तो जनता में कई बार जो लोग होते हैं जिनकी बोलने की पकड़ अच्छी होती है, तो कई बार होता है कि वो योग्य नहीं होता उस प्रकार से, लेकिन जनता को पकड़ अच्छी रखते हैं, तो वो लोकसभा से लोग आए, वो लोग राज्यसभा में वो लोग आए जो अच्छे योग्य व्यक्ति हो, ऐसा वाला मामला रखा गया था। संघात्मक ढांचे से बना भी रहेगा, और योग्य व्यक्ति आएंगे तो श्रेष्ठ विधि का निर्माण भी हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं। तो मैं यहाँ पर यह बताना चाह रहा हूँ कि संविधान निर्माता ने योग्य व्यक्ति के लिए बनाया था, लेकिन क्या हुआ, वर्तमान में स्थिति ऐसी आज पड़ी कि जो लोकसभा के आम चुनाव हार रहे हैं, वो हारे हुए व्यक्तियों की शरणागति या शरण स्थिति बन चुकी है क्या, राज्यसभा। इसलिए इसका प्रासंगिकता का मुद्दा उठा, समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज क्या है कि राज्यसभा को जो संघीय सदन, अब वो संघीय सदन, यानी कि एक चीज यहाँ पे समझ गए होगे, 2003 वाली, 2003 की जो आरपी एक्ट में संशोधन कर दिया गया था, वो संशोधन के बाद क्या है, अब आपको उस राज्य का निवासी होने की शर्त जो थी वो भी हटा दी गई है। यानी कि आप हैं कहीं ए राज्य के निवासी है, आप बी राज्य से भी जा सकते हैं राज्यसभा में, कोई तकलीफ नहीं, जो मैंने मनमोहन सिंह जी का उदाहरण लेके बता दिया आपको, ऐसे कर बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, अब पार्टी की, मान लो उस राज्य में, जिस राज्य की आप हो, उस राज्य में पार्टी की पकड़ अच्छी नहीं है, तो आप जिस राज्य में पार्टी की पकड़ अच्छी है, तो उस राज्य से ही पार्टी भेज दी जाएगी, भेज देगी आपको। दूसरा कारण समझो, राज्यसभा को संघीय सदन के रूप में स्थापित किया था, यानी कि संविधान निर्माताओं ने जब संविधान राज्यसभा की जब बनाया था, तो राज्यसभा को क्या था, संघीय सदन के रूप में, यानी संघ में, यानी क्या आपको पता है, संघीय में यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों संघीय संघात्मक ढांचा बना के चल रहे हैं हम लोग, तो इसलिए क्या है, संघीय सदन के रूप में स्थापित किया था। लेकिन अब ये क्या हुआ, जो संघीय सदन का स्वरूप है वो खतरे में पड़ने लगा। खतरे में कैसे पड़ने लगा, दो कारण से पड़ने लगा। एक तो देखो कि दल व्यवस्था जो है वो राजनीति संचालित वाला मामला, कि दल व्यवस्था के आधार पर राजनीति संचालित। 2003 में आरपीए, जो मैं बात ऊपर कर रहा था, 2003 में आरपीए में संशोधन कर राज्यसभा के लिए उस राज्य का होने की शर्त समाप्त कर दी गई। यानी कि क्या क्या,
जो राज्यसभा को संघात्मक ढांचे के रूप में या फिर संघीय स्वरूप को दिया गया था, उसके रूप में स्थापित करा गया था, वही स्वरूप खतरे में नजर आ रहा है राज्यसभा का। क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि अब क्या है, दल व्यवस्था के आधार पर ही राजनीति संचालित हो रही है। यानी कि राजनीति पहले क्या थी? पहले देखा जाता कि भैया कि जो योग्य व्यक्ति है वही चुना जाएगा, और वो योग्य व्यक्ति नहीं है तो उसको हटा लिया जाए। लेकिन क्या है, अब क्या, दल व्यवस्था के आधार पर चाहे भले ही कोई बेकार से बेकार व्यक्ति हो, लेकिन उसकी इस पार्टी में पकड़ अच्छी है, और पार्टी चाह रही कि हम इसको राज्यसभा, हम लोकसभा हार गए, कोई बात नहीं, हम इसको राज्यसभा से लेंगे, हमें सदन में ये चाहिए। उसको कोई कोई योग्यता उसके पास नहीं है, और जनता ने भी अस्वीकार कर दिया, योग्यता भी नहीं है और जनता ने भी अस्वीकार कर दिया, तब भी जिद पे अड़े हैं कि हम उसको सदन में तो लेके आएंगे, तो लेके आ रहे हैं। तो ये अब तो दल व्यवस्था के आधार पर, और फिर मना कर दिया जाता है। तो आपको पता ही है, दल व्यवस्था के आधार पर दल की बात कही, दल ने ऑर्डर किया, दल जारी कर देगा। यानी कि जो दल व्यवस्था के आधार पर राजनीति संचालित हो रही है। और आपको पता है कि दल विरोधी कानून भी आ गया कि अगर दल की बात नहीं मानी तो आप लोग समझो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, तो हटा दिया जाएगा। तो यानी कि दल को, अब दल के आधार पर ही राजनीति चलने लगेगी। दल ने कह दिया कि इसको हमें चाहिए नहीं, एक पार्टी ने कह दिया कि इसको हमें सदन में चाहिए, सब लोग इसको वोट डालना, एक व्हिप जारी कर दिया जाएगा, सब डालेंगे वोट उसको। अब वो ना तो जनता ने तो अस्वीकार करा है, चुनाव तो हारा है, और योग्य भी नहीं है साथ ही साथ, तो फिर उसको तब भी ला दिया था। और ऐसे कितने नाम आपको पता ही है कि राज्यसभा में ऐसे कितने लोग बैठे जो कतई योग्य नहीं है, वो आ गए, ठीक है, और उनकी एंट्री करा दी जाएगी, राज्यसभा में एंट्री कराई, कोई तो अपने हाथ में कराना। तो ये चीज आप समझ रहे होगे। तो ये जो दल व्यवस्था के आधार पर राजनीति संचालित हो रही है, इसको बल और किसने प्रदान कर दिया, इसमें लिख सकते हैं, इसको दल व्यवस्था के आधार पर राजनीति संचालित हो रही है, इसको बल प्रदान कर दिया दल बदल विरोधी कानून ने, ठीक है, इसको और बल प्रदान कर दिया दल बदल विरोधी कानून ने, ठीक, ये ध्यान रखना आप। और 2003 में जो आरपीए का मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो हम बात कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि अधिनियम, तो 2003 में इसमें संशोधन कर दिया गया था कि राज्यसभा में वही व्यक्ति जाएगा, वो उस राज्य से ही आएगा, उस राज्य का निवासी होना चाहिए। यानी कि यूपी के एमएलए जब जिसको भेज रहे हैं तो वो यूपी का ही निवासी होना चाहिए। लेकिन अब क्या, यूपी के एमएलए भेज रहे हैं, यूपी से घुस जाओगे आप, पंजाब का व्यक्ति घुस सकता है, तमिलनाडु का भी घुस सकता है, असम का भी घुस सकता है, ठीक है, कहीं का कहीं से व्यक्ति आ सकता है, ये शर्त हटा दी। अब ये देखो ना, ये चीज ऐसी है कि कई बार ऐसे लोग बोलते हैं कि जो सब कांग्रेस कर रही है वो बीजेपी कर रही है, या बीजेपी जो कर रही है वो कांग्रेस भी पहले कर चुकी थी, ऐसे बोलते रहे, नाम लगाते रहते हैं। ये इस पे किसी ने विरोध नहीं किया, 2003 में संशोधन हुआ, ज्यादा विरोध नहीं होते हैं, ठीक है, ये सब पार्टी के लिए, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे अब दूसरी कोई नई सरकार कभी नेशनल पार्टी को अच्छी बने तो वो आए, ठीक है। तो वो बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि कोई विरोध नहीं करता, कि सब इसका फायदा उठाते हैं। 2003 में संशोधन हुआ, उसके बाद में देखो यूपीए ने बहुत अच्छे से उठाया, फिर एनडीए ने उठाया, ठीक है, तो यहाँ पे फिर मोदी जी की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत वाली, उन्होंने फायदा उठाया इसका। तो ये सब चलता है, तो उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। अब आ जाओ तीसरे वाला मुद्दे पे, कि भारत जैसे देश में, एक कारण ये भी उठ गया कि भारत जैसे देश में राज्यसभा सरकारी खर्च बढ़ाती है, कि राज्यसभा जो भारत जैसे देश में इतनी अच्छी इकोनॉमी उतनी अभी नहीं हो पा रही जितना हम जगह और क्षेत्र में प्रगति करना चाह रहे हैं। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी प्रगति करना चाह रहे हैं, हम लोग अंतरिक्ष के यानी कि स्पेस के क्षेत्र में अच्छी प्रगति करना चाह रहे हैं, डिफेंस के क्षेत्र में भी हम लोग अच्छी प्रगति करना चाह रहे हैं। डिफेंस का क्षेत्र हमारा आपको पता ही है, हम उसका बजट बढ़ाना है, क्योंकि आसपास हमारे हैं ऐसे देश जिनसे हमें खतरा है कई वजह से, तो हमें अपना डिफेंस भी मजबूत रखना पड़ेगा। और संग में अंतरिक्ष में जो जितनी जानकारियां हो रही, रिसर्च हो रही है, उसमें भी हमें अपना बढ़ाते रहना पड़ेगा। तो एक अच्छा खासा इकोनॉमिक हमारे पास इकोनॉमी होनी चाहिए। तो उसके और उनका, और अगर कहीं पे बेवजह हमारा पैसा खर्च हो रहा है तो हमें उसको रोकना चाहिए, खर्च को रोकना चाहिए, तभी तो हम और जगह बढ़ा पाएंगे अपना पैसा। तो और बजट हमें कोशिश करना चाहिए कि शिक्षा में, स्वास्थ्य में और इन सब में बजट हमें लगाना चाहिए। तो लोग कहते हैं कि राज्यसभा सरकारी खर्च बढ़ा रही है, क्यों बढ़ा रही है उसका कारण थोड़ा सा ऐसा बताते हैं। जैसे कि राज्यसभा में वही व्यक्ति आते हैं, अगर मान लीजिए लोग जो राज्यसभा में बैठे हैं वो लोकसभा में बैठते, अगर मान लो वो लोकसभा का चुनाव जीत जाते तो लोकसभा में से बैठते, अब राज्यसभा से आगे सदन में बैठ गए। तो वही व्यक्ति, ये कोई ऐसा नहीं कि राज्यसभा में जो व्यक्ति चुन लिया जाएगा वो लोकसभा में नहीं चुना जाएगा अगले 5 साल तक, ऐसा है। ये लोकसभा वाली व्यक्ति, आप लोकसभा की चुनाव लड़ा करोगे हमेशा, आप राज्यसभा का नहीं लड़ा करोगे, ऐसा कुछ है नहीं। तो वही व्यक्ति है जो कभी इधर बैठे कभी उधर बैठे, ठीक है, ऐसे ही कोई व्यक्ति घूमते फिरते रह रहे हैं। तो जो वही व्यक्ति हैं
और आपको पता है एक एक सदस्य को, सांसद को कितना खर्चा होता है, उनकी जो सांसद के विशेषाधिकार है उसमें कितना खर्चा होता है एक सदस्य के लिए। और सोचो ऐसे कितने सदस्य हैं, फिर उनको बंगला वगैरह, उनको उसकी मेंटेनेंस वगैरह बहुत खर्चा होता है। तो ये सिर्फ खर्च को बढ़ा रही है। लोग ये बता रहे हैं कि भाई इसको अगर रोक दिया जाए, इनके सदस्यों को, विधि निर्माण में वही लोग बैठते हैं, वो लोग जो हैं वो लोकसभा में ही आ जाया करें। लोकसभा में थोड़ा चीज बढ़ा दी जाए, सीटें बढ़ा दी जाए, लोकसभा में करवा लो, क्यों उधर से भेज दिया जाए। एक दो लोग बढ़ गए, जो हार गए वो हार गए, योग्य व्यक्ति भी आ जाएंगे। तो ऐसे लोग बताते हैं, हालांकि उत्तर सही नहीं बैठ पाता ये तर्क, लेकिन फिर भी एक मुद्दा लोग ये डालते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। तो ये इन कारणों से लोग कहते हैं कि राज्यसभा अप्रासंगिक नजर आ रही है, इसको हटा देना चाहिए। चलो ये बात हो गई। अब हम लोग दूसरा मुद्दा दूसरा समझ लेते हैं इसी टॉपिक कि क्यों प्रासंगिक है, कि हमें क्यों नहीं हटाना चाहिए, क्यों प्रासंगिक अभी भी बनी हुई है। ये प्रासंगिक और अप्रासंगिक का मतलब आप लोग समझते हैं, यानी कि जो वर्तमान में विषय चल रहा है उससे वो संबद्ध नजर नहीं आ रही तो वो अप्रासंगिक हो गया। और वर्तमान में जो भी स्थिति है अगर उससे संबद्ध नजर आ रही है, उससे जुड़ी हुई नजर आ रही है, तो वो प्रासंगिक है अभी भी। ठीक, तो ये मतलब होता है। तो यानी क्या ना, वर्तमान में कोई स्थिति ऐसी चलने लगी थी तो वो अप्रासंगिक नजर आने लगी। हालांकि अब बहुत अच्छी स्थिति हो गई राज्यसभा की। ठीक, पहले ये दिक्कत आ गई थी। तो आप समझ लो क्यों प्रासंगिक है। लेकिन अभी भी आपको मिलेंगे नाम वगैरह ऐसे जो मैंने यहाँ पे उदाहरण दिए, इसमें बहुत सारे नाम मिलेंगे। हालांकि 2000 दल व्यवस्था वाला मामला तो बहुत ज्यादा, जो दल व्यवस्था का मामला क्या है, दल विरोधी कानून जो आया था, एंटी डिफेक्शन लॉ, उसने ज्यादा ये सब मामला कर दिया है। अब समझो कि क्यों प्रासंगिक है। अभी समझो कि राज्यसभा क्यों रहनी चाहिए, राज्यसभा को क्यों नहीं हटाना चाहिए। तो वो समझ लो कि योग्य व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व प्रदान करने में राज्यसभा अभी भी जरूरी है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं, कई योग्य व्यक्ति ऐसे जो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। वो उन्हें नहीं पता कि मैं आके वही स्टेज पे आके बहुत बड़े भाषणबाजी नहीं कर पाऊंगा, कि मैं बैठ बैठ जाऊंगा जब कोई विधि निर्माण वगैरह कुछ अच्छा हो रहा हो तो मैं उस पर डिस्कशन अच्छा कर लूंगा, मैं पर्चा सामने होगा, मैं उस पर अच्छी सोच विचार अपनी सूझबूझ लगा के आपको कुछ राय मशवरा करवा दूंगा मैं। लेकिन मुझे ये सब नहीं हो पाएगा, चुनाव रैलियां के जाके ऐसे बात होती है। कुछ लोग चाहते हैं, ऐसे नहीं कर पाते हैं, होते हैं कुछ लोग ऐसे। तो उनके लिए प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए राज्यसभा जरूरी है। राज्यसभा में उनकी एंट्री करा दी जाएगी, भैया एमएलए लोग चुन के भेज दिएंगे उनका नाम पार्टी सजेस्ट करेगी, वही सारे एमएलए इसको वोट करें और ये व्यक्ति आके राज्यसभा में बैठेंगे। और इनके मदद से एक विधि निर्माण में हमारी सहायता होगी, बहुत अच्छी सी विधि निर्माण होगी, और संगठन ढांचा भी बहुत अच्छे सुचारू रूप से चलेगा। तो ये वहां पर इसके लिए होने जरूरी है, राज्यसभा इन मामलों की होना जरूरी है। फिर क्या है, लोकसभा के द्वारा कई बार जल्दबाजी शब्द दिखा ना, लोकसभा के द्वारा कई बार जल्दबाजी फटाफट बिल पास करे जाते हैं, जल्दी जल्दी। ये मैंने बिल लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, इंग्लिश में। आप लोग क्या करो, उसमें विधेयक लिख लेना। ठीक, विधेयक मैंने जल्दी जल्दी में लिख दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था आगे ना निकल जाए, फिर इरेज करना पड़ेगा, लाइन वाइन बिगड़ जाती है। तो तो विधेयक यानी जल्दबाजी में लोकसभा कई बार बिल पास करती है। उन बिलों पे ठीक से एक चेक एंड बैलेंस बनाने के लिए कौन बैठा है वहां पे, राज्यसभा बैठी है। यानी कि लोकसभा के द्वारा जल्दबाजी में पारित किए जाने वाले बिल पर रोक। रोक का मतलब क्या है, कई विधेयक है ऐसे, साधारण विधेयक है, अमूमन साधारण विधेयक ही होते हैं। तो साधारण विधेयक है, उन पर राज्यसभा की ठीक ठाक है, अच्छी समझ है उनकी। धर्म विधेयक में मामला होता नहीं राज्यसभा के पास। संविधान संशोधन विधेयक पर संविधान संशोधन आपको पता है पहले धरने से कितने संविधान संशोधन हुए थे। तो संविधान संशोधन जो हो रहे थे उन पर रोक लगा दी जाए। यानी कि लोकसभा अपनी मर्जी से संविधान संशोधन, पहले आपको पता है एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, आपको पता है। तो बताना वो कौन सा है, अगर आप लोग बता पाए कमेंट में, थोड़ी जरूरत कर पाए, थोड़ा हाथों को अपना कष्ट दे, कमेंट बताना कि कौन से संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि छोटा संविधान भी बोला जाता है। तो वो आपको उसमें धर ले बहुत संविधान संशोधन हुए थे। तो ऐसे करके जो संविधान संशोधन हुए थे तो उन पर आप संविधान संशोधन पर राज्यसभा रोक लगा सकती है। अगर राज्यसभा चाहेगी तभी हो पाएगा, राज्यसभा नहीं चाहेगी तो संविधान संशोधन नहीं होगा। राज्यसभा में आपके पास बहुमत होना चाहिए बहुत अच्छे से, बहुमत नहीं होता है, बहुत से लोगों के पास पहले था, उनके पास उन्होंने करा था। तो राज्यसभा चेक एंड बैलेंस करती है। यानी केंद्र में राज्य में हर जगह देखा गया था कि कांग्रेस की सरकार थी 1989 से पहले पहले, 1990 1989 के पहले पहले कांग्रेस की सरकार थी। कोई दल ये सब थे ही नहीं, सपा बसपा ये सब पार्टियां ही नहीं थी उस टाइम। तो कांग्रेस केंद्र में भी थी और राज्यों में भी थी, तो हर तरफ से आसानी था, तो आराम से हो सकता था। लेकिन अब 1989 के बाद 1990 के बाद स्थिति काफी बदली। ठीक है, जो क्षेत्रीय पार्टी लोकल पार्टीज भी उभरी, उन्होंने भी अपना प्रतिनिधित्व आगे चालू करा, तो थोड़ा सा
फायदा हुआ और अब इन पर मनमानी तरीके से संविधान संशोधन या ऐसे करके जो निरंकुशता थी उसको छोड़ा, उस पर नियंत्रण आया है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं, तीसरा ये समझ में आ गया होगा, जल्दबाजी बिल पर रोक लगाना। जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है वो भी इसके जरिए हो रहा है, क्योंकि हमने देखा जनता में जो लोकसभा में वो तो कहीं इधर से चुना जा रहा है कोई व्यक्ति, कहीं इधर से चुना जा रहा है लोकसभा। गुजरात का व्यक्ति वाराणसी से है, ठीक है, वायनाड से है वो व्यक्ति राहुल गांधी। तो ऐसे से कहीं से भी लड़ सकता है, वो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो वो कहीं से भी कर सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो लोकसभा में तकलीफ नहीं है। तो लोकसभा की बात तो है, लेकिन राज्यों को प्रतिनिधित्व करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो इसीलिए भी राज्यसभा जरूरी है वहां, क्योंकि उससे राज्यों का प्रतिनिधित्व बना रहता है, वो उसी से संघात्मक ढांचा भी बना रहेगा। ठीक, आगे समझो, कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी मानी जा रही हैं कि जिसमें सत्ताधारी जो दल है, जो भी सत्ता में है, केंद्र में जो भी है, वो सत्ताधारी दल की निरंकुशता अगर बढ़ती जा रही है ना, तो उस पर नियंत्रण करना, उस पर रोक लगाना, उस पर लगाम लगाने का काम भी राज्यसभा करेगी। ठीक, तो करेगी और करती है। इसलिए भी राज्यसभा जरूरी है कि जो कोई भी दल है, चाहे कभी कांग्रेस रही हो, चाहे इस टाइम बीजेपी को लोग मान रहे हो, कोई भी रही हो या फिर रही है, तो ऐसे करके बीजेपी मान लीजिए चाहे कांग्रेस मान लीजिए, उस पे जो उनकी निरंकुशता अगर बढ़ेगी, यदि बढ़ेगी, तो राज्यसभा वहां बैठी है। आपको पता ही है कि जब जीएसटी लाया गया था, जीएसटी लाया गया तो उस टाइम राज्यसभा की वजह से बहुत सारे संशोधन करने पड़े थे जीएसटी में, वरना इतनी आसानी से जीएसटी पास कराना चाह रहे तो वो नहीं हो पाता। तो राज्यसभा में आपको सहमति चाहिए। राज्यसभा में आपको, अगर राज्यसभा सहमत नहीं होगी तो आप अपनी मनमानी तरीके से बिल नहीं पास कर देंगे। तो राज्यसभा, अगर आप निरंकुश होते, निरंकुश सरकार होती, तो फटाफट यहाँ से बिल निकला और ऐसे करके पास हो गया यहाँ तक, लेकिन बीच में बैठ जाएगी राज्यसभा, तो वो नहीं होने दे रही है। तो बहुत सारे संशोधन करने पड़े थे जीएसटी में। कई राज्यों के लोग आए थे ना वहां पे, और राज्यों के लोग आए थे तो राज्यों ने अपने अपने साथ बात कर रखी कि ऐसा ऐसा वैसा, लेकिन फिर भी जितने हो गए उतने संशोधन हुए जीएसटी में। उसके बाद भी राज्य कह रहे हैं हमारे हमारे हमारा हिस्सा नहीं मिल रहा, आपने कहा था कि हम दे देंगे हिस्सा। फिर भी राज्य थोड़ा परेशान है जीएसटी को लेके, लेकिन तब भी बहुत सारे संशोधन हुए थे। अगर राज्यों, ये राज्यसभा जैसी कोई संस्था नहीं होती, सदन नहीं होता और खाली लोकसभा होती, तो उस टाइम राज्यों को बहुत दिक्कत पड़ जाती। तो ये इसलिए निरंकुशता पर रोक लगाने के लिए भी राज्यसभा होनी चाहिए। इन मामलों से हम देखते हैं कि राज्यसभा प्रासंगिक बनी है, राज्यसभा को होना चाहिए। तो ये लोग कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए इन वजहों से, कुछ लोग कह रहे हैं कि इन वजहों से होना चाहिए। अब आपसे पूछा जाए कि भाई आपकी क्या राय मशवरा, तो उसमें थोड़ा सा ऐसा राय रख लो कि सुझाव है या राय है या फिर निष्कर्ष, जो भी इसको बात रखो वो समझा सको। तो ये चीजें कि यहाँ पर एक तरह ऐसे कह सकते हैं कि अगर अपनी तो आपकी कोई राय मांगे तो आप उसमें कह सकते हैं कि जो लोकसभा से जो व्यक्ति पराजित हुए हैं और उनको आप ऐसे करके हारे हुए व्यक्ति को सीधे राज्यसभा से एंट्री करा दे रहे हो, आप जबरदस्ती उसको सदन में बैठाना ही चाह रहे हो, वो चीज हटनी चाहिए। यानी कि लोकसभा में पराजित व्यक्ति को एक निश्चित समय तक, एक निश्चित समय तो दो, पीरियड तो दो कि भाई आप हार गए हो, अभी आप रुक जाओ, 2-3 साल तक आप रुक जाओ, आप फिर से ट्राई करना, फिर चाहे लोकसभा में ट्राई करना 5 साल बाद, या फिर 2-3 साल तक रुको, फिर राज्यसभा में आपको एंट्री ले लेंगे। लेकिन तुरंत के तुरंत अभी हारे हो आप, आपको फिर 3-4-5 महीने बाद आपको राज्यसभा से एंट्री करा दी जाए, ऐसी बात नहीं है। तो लोकसभा में जो, तो आपके सुझाव में क्या पॉइंट आना चाहिए कि लोकसभा में जो पराजित व्यक्ति हैं उनको राज्यसभा में अगर आपको एंट्री करानी है तो राज्यसभा से पहले प्रतिबंधित रखो उसको कुछ टाइम के लिए, लेकिन एक निश्चित समय के बाद चाहे उसकी एंट्री करा लो आप, ठीक है। लेकिन अभी वो जनता ने स्वीकार किया और आपने उसे बैठा दिया जनता के ऊपर, तो जनता को भी अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसलिए लोकसभा में जो पराजित व्यक्ति है उनको एक निश्चित समय तक राज्यसभा से प्रतिबंधित रखना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा क्या है, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उसी राज्य का निवासी, यानी कि जो 2003 वाला संशोधन है उस संशोधन को एक तरीके से हटाना चाहिए कि राज्यसभा 2003 में संशोधन कर दिया गया कि आरपी एक्ट में, उसमें आरपी एक्ट में संविधान में संशोधन नहीं किया गया, आरपी एक्ट में संशोधन कर दिया गया कि अब वो उस राज्य का निवासी होने की जो शर्त थी तो वो हटा दी गई थी। तो राज्यसभा का कोई सदस्य अगर बन रहा है तो वो उसी राज्य का निवासी होना चाहिए, ये फिर से रख देना चाहिए। ये बात आपको डालनी पड़ेगी अपने निष्कर्ष में, तो थोड़ा वजन नजर आएगा। तीसरी बात समझ लो कि जो मनोनयन के संदर्भ में स्पष्ट दिशा निर्देश होने चाहिए। यानी आपको पता है 12 सदस्य ऐसे हैं जो मनोनीत करे जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में। तो उसमें आपको पता ही कैटेगरी है ना कि LAS है ना, लिटरेचर, आर्ट, सोशल साइंस और साइंस, इसमें लिखा है समाज सेवा वगैरह में। आपको पता है कि इन क्षेत्रों से मनोनीत करे जा सकते हैं व्यक्ति। तो मनोनयन के संदर्भ में जो दिशा निर्देश है वो बहुत ही स्पष्ट होनी चाहिए कि किन व्यक्तियों को, अब जैसे कि आपको पता है
कि एक नाम और ले दे रहे हैं, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो उस टाइम जब इनको राज्यसभा में एंट्री कराई गई थी, मनोनीत मनोनीत करा गया था इनको, तो पूछा गया भाई कि ये इसमें इनमें जो क्षेत्र जो नजर आए, इसमें तो क्षेत्र में है नहीं कोई, तो ये तो खेल के व्यक्ति हैं, स्पोर्ट तो है नहीं, एस फॉर स्पोर्ट थोड़ी ना, इन दोनों एस जो लिखे हैं इनमें किसी का मतलब ही स्पोर्ट नहीं, तो खेल के व्यक्ति हैं, इनको आपने राज्यसभा में ला दिया। तो उसमें बहुत बहस चली थी इस चीज को, तो बताया गया था सचिन तेंदुलकर को समाज सेवा में लिया गया। तो समाज सेवा एक कैटेगरी है कि समाज सेवा के जो व्यक्ति है समाज सेवी, उन व्यक्तियों को आप राज्यसभा में ला सकते हैं। तो समाज सेवा, लेकिन वो समाज सेवा तो नहीं कर रहे थे एक प्रकार से, लेकिन बाद में जोड़ तोड़ के निकाला कि भैया जो खेल है भारत के लिए कर रहे हैं तो सब कुछ तो समाज सेवा ही है, तो ऐसे करके उन्हें कर दिया। तो बहुत ही यहाँ पर मांग क्या है हमारी, और आपको पता ही आजकल जितने भी अच्छे छोटे छोटे नेता उभर रहे हैं, ठीक है, वो किसी वजह से हार भी जा रहे हैं या नहीं भी हार रहे हैं, तो अपने आप लिखते कर्मठ जुझारू और समाज सेवा या समाज सेविक, समाज सेविक या समाज सेवी ऐसे भी लिखने चल रहे हैं। बहुत सारे में कोई एक लिखा समाज सेवित या फिर समाज सेवी, तो ऐसे लिख रहे हैं। तो जो भी लिख रहे हैं अपने आगे सब लोग लिख देते हैं कि हम समाज सेवी तो हैं, यानी कि अपने ना अपना पोस्टर लगाया, उसमें अपना फोटो लगाया, नीचे नाम लिखा, किसके लिए प्रत्याशी है उसका लिखा, उसके बाद लिख दिया कर्मठ हैं, जुझारू हैं और समाज सेवी हैं। तो समाज सेवी है, तो इसी समाज सेवी उनका नाम पोर्टफोलियो बनता जाएगा, समाज सेवी, और कैसे करके ऐसे एंट्री करा दी जाएगी। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर नाम जब तो उनका हुआ था मनोनयन, तो इस वजह से उन पर लाइमलाइट में आ गए थे वो। तो ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आपको राय रखनी चाहिए कि जो आप मनोनीत करते हो सदस्य, उनके लिए बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश कर दो कि ये मतलब बहुत सारे पॉइंट बना दो। आप तो इतने लंबे लंबे ड्राफ्ट बनाते हो, तो उसमें पॉइंट लगा दो, एक पॉइंट है उसके सब पॉइंट्स बहुत सारे बना दो, उसके अंदर भी सब पॉइंट बना दो कि कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, यदि नहीं ऐसा हुआ तो ऐसा होना चाहिए, यदि नहीं ऐसा हुआ तो ऐसा होना चाहिए, ऐसे ऐसे करके आप बहुत पॉइंट बना दो, उन व्यक्तियों को हम राज्यसभा में लेंगे। क्लियर कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन वो करना नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ग्रे एरिया रखना है जिससे कोई बात घुमा के तो उसको सही साबित कर दिया जाए। तो इसीलिए यहाँ पर आपकी राय में क्या होना चाहिए कि जो मनोनयन के संदर्भ में जो दिशा निर्देश है वो बहुत ही स्पष्ट होने चाहिए, ताकि अधिकतम, या फिर इसको सर्वाधिक भी लिख लो, सर्वाधिक, सर्वाधिक यहाँ पे लिख सकते हो, ताकि अधिकतम से अधिकतम व्यक्ति या सर्वाधिक योग्य व्यक्ति को का ही मनोनयन हो पाए। ये चीज बातें आप बताना चाह रहे हैं कि आप बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश होंगे ना, तो जो व्यक्ति बिल्कुल सटीक हुआ, ये लिखा हुआ भाई तुम बहुत योग्य व्यक्ति हो, और तुम जो ड्राफ्ट है ये मनोनीत वाला, इसमें बिल्कुल फिट बैठ रहे हो, हाँ इस वाले कॉलम पे इस वाली लाइन पे आप फिट बैठ रहे हो, आप जा सकते हो। लेकिन पता नहीं चला ग्रे एरिया है कि आप खेल वाले व्यक्ति हो, आपको समाज सेवा में ले लिया जा रहा है क्या क्या। ठीक है, हालांकि समाज सेवा हो रही है, समाज सेवा का फिर एक बहुत बड़ा पॉइंट ग्रे एरिया की समाज सेवा को कैसे आप डिस्क्राइब कर रहे हो कि ये समाज सेवा ही तो है। ठीक, तो डिस्क्राइब करना कैसे, तो अगर आप उसमें लिख दोगे कि जो व्यक्ति खेल का व्यक्ति है उसके इन इन मामलों से अगर यदि उसने ऐसे करके भारत को इन मामलों में जीत दिलाई है जिसमें भारत का नाम हुआ है, तो हम इसको समाज सेवा मानेंगे, ऐसे कर लिख दिया होगा, सचिन तेंदुलकर की एंट्री करा लो, हेमा मालिनी की एंट्री करा लो, किसी की भी एंट्री करा लो। ठीक है, तो ये चीज हम बता रहे हैं कि बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश कर दिए जाएंगे, तो राज्यसभा की प्रासंगिकता और बन जाएगी। और राज्यसभा भी एक होता है, जो राज्यसभा को संविधान निर्माताओं ने जिस सोच के हिसाब से राज्यसभा को बनाया गया, उसी का वो राज्यसभा वैसे ही काम करेगी। यदि एक जो 2003 वाला संशोधन हटा दिया जाए, यदि लोकसभा में कोई पराजित व्यक्ति है तो उनको सीधे राज्यसभा में जल्दी नहीं घुसेड़ दिया जाए, और तीसरा व्यक्ति क्या है, जो मनोनीत वाले सदस्य आप करते हो, उनके लिए बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश दे दिए जाए, तो राज्यसभा जिस काम के लिए बनाई गई थी राज्यसभा वैसे काम करेगी। ठीक है, तो ये जो मुद्दा था इसको हमने डिस्कस कर लिया है, और ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा, और ये ऐसे मुद्दे आपके दिमाग खोलेंगे थोड़ा सा, अगर आप कहीं भी कहीं बात कर रहे हैं तो उसमें आपको, अब ये तो मुद्दे डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे टॉपिक होंगे कि कभी कोई बात आएगी कि भैया ये अप्रासंगिक है, ये जैसे यूएन के लिए मुद्दा लेके बहुत उठेगा। यूएन आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र, तो यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई हुई, यूएन को क्यों बनाया गया कि भाई कहीं विश्व में संकट होगा तो यूएन थोड़ा सा बीच में समझौता करवाएगा, यूएन बीच में आएगा, यूएन बात करेगा। लेकिन देखा गया कि यूक्रेन और रशिया चल रहा है और यूएन का कुछ रोल ही नहीं हुआ, तो यूएन तो बिल्कुल बेकार नजर आया। यूएन ने क्या कर दिया बीच में बताओ, रशिया और यूक्रेन के युद्ध में, इसराइल फलस्तीन के युद्ध में यूक्रेन ने क्या कर दिया, यूएन ने क्या कर दिया। यदि यूक्रेन नहीं भी होता तब भी रशिया वैसे ही हमला होता, यूक्रेन वैसे ही लड़ते होते, तो यूएन है तब भी वैसे ही लड़ रहे हैं, यूएन है तब भी अर्मेनिया अजरबैजान लड़ रहे हैं,
यूएन है तब भी इसराइल पैलेस्टीन लड़ रहे हैं, यूएस है यूएन है तब भी इसराइल और ईरान में तनातनी बनी हुई है। ठीक है, यानी कि तनातनी जगह जगह बनी हुई है, यूएन होने के ना होने के और यूएन ना भी हो तब भी ये रहेंगे। तो ऐसे में एक मुद्दा उठ के आ जाएगा कि यूएन की अप्रासंगिकता का मुद्दा, कि यूएन को हटा दिया जाना चाहिए। तो आप क्या करोगे कि अप्रासंगिकता कारण चले आएंगे कि यूएन में अप्रासंगिक क्यों मुद्दे, क्यों, क्योंकि यूएन को बनाया गया था किस सोच के लिए, इस सोच के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी भी युद्ध हो रहे हैं और यूएन कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। ऐसे 3-4 मुद्दे बताओगे, हमने भी डिस्कस किए वो मुद्दे बताए। फिर एक पक्ष बताओगे कि क्यों प्रासंगिक है भाई यूएन। अब यूएन नहीं, क्योंकि यूएन एक तो ऐसा संस्था है जिसमें 193 192 अच्छे देश हैं, तो वो इतने सबसे ज्यादा उसमें देश में सब देश आके बैठते हैं और सब देश में सूझबूझ से निर्णय ले, तो एक अच्छा निर्णय निकल के आ सकता है। तो आप प्रासंगिकता बता दोगे, फिर अंत में निर्णय बता दोगे, थोड़ा थोड़ा ऐसे मॉडिफाई कर दिया, ये संशोधन मोदी है, या जो जो वीटो वाली शक्ति है उसको थोड़ा संशोधित कर दिया जाए, तो वो चीज ऐसे करिए। वीटो में भी आप ऐसा मान लीजिए कि वीटो में बहुमत देख लीजिए, 5 है परमानेंट मेंबर, 5 परमानेंट मेंबर, यदि अगर उसमें से बहुमत से वीटो काम आया है, यानी कोई एक भी वीटो कर देगा तो वो वीटो का मतलब क्या, वो एक बोल दिया, चार चार हाँ बोल रहे हैं, एक ने ना कर दिया तो ना है। यहाँ भी इसमें भी बहुमत ले आओ। ठीक है, तो ऐसे करके बात है, तो वीटो वाले में कुछ संशोधन कर दिया जाए, कुछ एक दो संशोधन बताते हुए यदि ऐसे ऐसे करते ना तो इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए, ना पूरी तरीके से ऐसे ही रहने दिया जाए, आप भी कुछ संशोधन कर दिए हैं। तो ये मेरे बताने का मोटिव ये है कि अप्रासंगिकता वाली जहां भी बात आएगी, कोई संस्थाएं ऐसी है, कोई सदन ऐसे है, कोई भी टॉपिक ऐसे हैं जो अप्रासंगिकता के मुद्दे बनते हुए नजर आ रहे हैं वर्तमान में, तो आप क्या है इस तरीके से इस स्ट्रक्चर से उसको डील कर लें। पहले अप्रासंगिकता के कारण देख लें, फिर प्रासंगिकता को पक्ष बता दें, उसके बाद में अपनी एक राय, अपना निष्कर्ष, अपनी एक सुझाव उसमें पेश करें, तो आपको ये मदद साबित होगी और आपका दिमाग ज्यादा खुलेगा, प्रोसेस ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को रोकते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।